अभी तक हम लोगों ने देखा है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और अब हम लोग देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और इन दोनों वॉर के बीच में हुआ था ट्रीटी ऑफ सलबाई। ट्रीटी ऑफ सलबाई बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके जितने भी की फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लें इसे, ट्रीटी ऑफ सलबाई। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लगभग 6 पार्ट आ चुका है एंग्लो मराठा वॉर का, राइज ऑफ मराठा एंड एंग्लो मराठा वॉर, उनको देख लें। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि हुआ था 1803 से 1805 के बीच में। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम में क्या हुआ था कि बाजीराव सेकंड राजा थे। ठीक है, तो एंग्लो मराठा वॉर है तो एक साइड इंग्लिश होंगे और एक साइड मराठा। तो मराठा के साइड से बाजीराव सेकंड थे, जो कि रघुनाथ राव के बेटे थे। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रघुनाथ राव को जिस तरह से मराठा सरदार पसंद नहीं करते थे, वैसे ही बाजीराव का भी हाल था। इसे भी पसंद नहीं किया जाता था मराठाओं के द्वारा, तो दूसरे मराठाओं से इनकी इतनी बनती नहीं थी। और ऐसा हुआ कि बाजीराव सेकंड ने मर्डर कर दिया। किसका? तो जसवंत होलकर के भाई बिट्टू जी का। और मर्डर करने के बाद स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई और बाजीराव सेकंड को भागना पड़ा, क्योंकि होलकर उनके पीछे हो गए। जसवंत राव होलकर के मेरे भाई को मारा है। और इस तरह से बाजीराव सेकंड भागकर चले आते हैं बेसीन। बेसीन में वो वहाँ रहते हैं और उनको डर था कि कहीं पूना को जीत न ले होलकर, और इसीलिए वो एक ट्रीटी साइन करते हैं। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ बेसीन। देखते हैं ये ट्रीटी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ट्रीटी ऑफ बेसीन के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है मैं आपका साथ दूंगा और मैं 6000 सोल्जर्स दूंगा। ये 6000 सोल्जर क्यों थे? बाजीराव सेकंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जसवंत राव होलकर से। और यही नहीं, सिटी ऑफ सूरत को भी देना पड़ा था ब्रिटिशर्स के हाथ में। और जो चौथ था जो कलेक्ट करते थे निजाम से, वो भी देना पड़ा ब्रिटिशर्स को। और इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पुणे पे कंट्रोल बढ़ता गया। आगे देखते हैं। देखिए, तो हमने देखा कि किस तरह से पेशवा जो है वो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे सिंधिया और भोसले भी मराठा इंडिपेंडेंस बचा नहीं पाते हैं। क्वेश्चन आता है वो कौन से मराठा थे जिन्होंने सबसे लास्ट में सब्सिडरी अलायंस साइन किया था? तो वो मराठा हैं कौन? होलकर। ये ध्यान रखें, होलकर ने सबसे लास्ट में साइन किया था। देखिए, अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से थे अर्थर वेलेस्ले। अर्थर वेलेस्ले ने ही सब्सिडरी अलायंस पे पुणे को जीता था और बाद में ग्वालियर को जीता। ठीक है, और इस तरह से लास्ट में होलकर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट बन जाते हैं। ट्रीटी ऑफ बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये ट्रीटी मायने रखता है, क्योंकि इससे हमने देखा कि पेशवा का पॉलिटिकल अथॉरिटी खत्म हो जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू होता है। अर्थर वेलेस्ले के टाइम में ही मैसूर, हैदराबाद और लखनऊ आ चुके थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और अब पूना भी आ गया था। तो ध्यान रखें। अब हम लोग देखते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब सवाल उठता है कि ऐसे सिचुएशन में एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ? क्योंकि मराठाओं ने इंग्लिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ और इंग्लिश क्यों उसको कंट्रोल करने की ये वॉर किए? ध्यान से देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग ने लाया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उनके टाइम में आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी चाइना से ट्रेड में। केवल चाय की खेती वो कर सकते थे और दूसरे ट्रेडिंग में दूसरे यूरोपियन कंट्री को अलाउ था। देखिए, अभी हम लोग देखेंगे पिंडारीज के बारे में। अब ये कौन है? पिंडारी बहुत मायने रखते हैं एंग्लो मराठा युद्ध में। देखिए,
पिंडारीज कौन थे? पिंडारीज डिफरेंट कास्ट के थे और क्लास के थे जो कि मराठा आर्मी में थे। पिंडारी, अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो उस मूवी में भी पिंडारी के बारे में बताया गया था। पिंडारीज एक्चुअली में एक क्लास थे जो कि एक बैग लिए रहते थे जिसमें पानी भरा होता था, और जो भी स्ट्रेंजर या जो भी मुसाफिर रास्ते में आते जाते थे उनको ये पानी दिया जाता था इनके द्वारा। शुरू में उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट हुई मराठाओं के टाइम में, किंतु मराठाओं की हार के कारण इनके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए और ये बन गए डकैत, या फिर कह सकते हैं प्लंडर, और ये मुसाफिरों को लूटने लगे थे। इनके केसेस काफ़ी बढ़ चुके थे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर हैं जिनका नाम जानते हैं, वो हैं आमिर खान, करीम खान और चिंटू खान। ठीक है, ये पिंडारी थे जो कि मराठाओं के अंदर काम करते थे। पिंडारी और मराठाओं की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन पुणे में क्योंकि ब्रिटिशर्स के रूल आ चुके थे और ब्रिटिशर्स को ये अच्छे नहीं लगते थे पिंडारी। क्यों? क्योंकि ये लूटते थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो पिंडारी के अगेंस्ट हो गए। और फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। देखिए, ट्रीटी ऑफ बेसिन जब साइन हुआ तो ये था कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। और मराठा जो है वो पिंडारी के सपोर्ट में नहीं आ पाए। तो एक तरफ से मराठा डिससेटिस्फाई थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठाओं की जो बिहेवियर थी उससे खुश नहीं थे। आपस में भी मराठाओं में कोई यूनिटी नहीं थी। कुछ मराठा ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे, कुछ पिंडारी के सपोर्ट में, और ऐसे में होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है किसके किसके बीच में? तो इंग्लिश के बीच में होता है। इंग्लिश में थे आर्थर वेलेस्ले, और मराठाओं के साइड में कौन थे? तो मराठाओं के साइड में पेशवा, होलकर, ये सब मिलके लड़ रहे थे, लेकिन इनका तो आपस में ही नहीं बनता था। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, और कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि पेशवाओं का हार हुआ क्योंकि वो आपस में ही डिसयूनाइटेड थे। वो जुड़े हुए तो थे नहीं, आपस में ही लड़ते रहते थे। तो ब्रिटिश को बहुत आसान वे में उनको हराने का मौका मिला, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि उस समय डिवाइडेड मराठा थे जो कि ताश के पत्ते की तरह थे, जिनको टच करते ही वो गिर गए, और आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूना, ग्वालियर, मंडसौर को कंट्रोल कर लेते, और 1817 में ये तीनों रीजन उनके अंडर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाई द मराठा लॉस्ट? क्यों मराठाओं की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत? थोड़ा सा जानते हैं। इनेप्ट लीडरशिप, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पर्सनालिटी और कैरेक्टर ऑफ लीडर मायने रखता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में तालिबान ग्रुप ने काबुल तक पहुंचकर पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके जो लीडर थे, वो प्रेसिडेंट थे, वो वहाँ से भाग गए। तो लीडर का होना बहुत मायने रखता है। कुछ ऐसा ही हालत था मराठाओं का। मराठा लीडर भागे तो नहीं थे, लेकिन आपस में उनकी यूनिटी नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये किताब कह रहा है, और आर्थर वेलेस्ले अच्छे से कंट्रोल कर लिए थे। डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट, मराठा जो थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि मराठाओं को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले शिवाजी थे, और उस समय शिवाजी के टाइम में बहुत सारी कमियां थी मराठाओं में। जैसे एजुकेशन नहीं था उस टाइम इतना ज़्यादा, फिर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट था, मराठा के सपोर्ट में थे बस, तो यूनिटी नहीं थी राज्य में। थर्ड फैक्टर कह सकते हैं लूज पॉलिटिकल सेटअप। जी हाँ, लीडर बहुत स्ट्रांग नहीं थे, तो पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, और आपस के जो नेबरिंग स्टेट थे उनसे भी इनका नहीं बनता था, तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इनकी सही नहीं थी। इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम, बिल्कुल किसी के वॉर की जीत का कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर्स। बिल्कुल, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी वॉर वेपन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए,
डिसिप्लिन, एक्शन और लीडरशिप होना चाहिए। किसी भी हालत में पढ़ने का मन करे ना करे, पढ़ना है, तो इफेक्टिव लीडरशिप होना चाहिए। तो इसी तरीके से वॉर को जीता जाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रांग थे, आर्टिलरी का यूज़ करते थे, लेकिन मराठा बैकवर्ड थे, वो इस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किए थे। आगे का पॉइंट देखते हैं, अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। मराठा जो थे उनकी इकोनॉमिकली सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इसलिए तो वो बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी को के लिए हेल्प मांगने चले जाते थे कि मुझे सोल्जर्स दे दें, मुझे पैसे दे दें। सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी। आर्थर वेलेस्ले की बात करें तो वो नेपोलियन जो फ्रांस में थे उसको हरा चुके थे, तो उनकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कंपेयर टू मराठा पॉलिसी। प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो मॉडर्न टेक्निक पे डिपेंड थे, और उस समय मॉडर्न थिंकिंग आ चुकी थी। लेकिन इंडिया में क्या था उस टाइम, उस समय भक्तिज़्म था और रिलीजन को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और साइंटिफिकली नहीं सोचते थे। इन सारे रीजन से कह सकते हैं दैट इंग्लिश अटैक्ड अ डिवाइडेड हाउसेस विच स्टार्टेड क्रम्बलिंग आफ्टर अ फ्यू पूस, यानी छोटी सी चिंगारी ने पूरा आग लगा दिया, और मतलब छोटे से प्रयास ने ही इंग्लिश को जिता दिया मराठाओं के अगेंस्ट। थैंक यू। और इससे आगे हम लोग देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, फिर पंजाब कॉन्क्वेस्ट कैसे हुए, राइज ऑफ सिखिज्म देखेंगे, ओके, नेक्स्ट चैप्टर में। तो एंग्लो मराठा वार कंप्लीट होता है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।